Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel to the physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो बेटा अगर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा देखो नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज किनको कहेंगे। नेचुरल मतलब जो चीजें अपने को मिली है नेचर से, और रिसोर्सेज क्या होते हैं जिन चीजों को हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं ये हमारे रिसोर्सेज। तो बेटा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स हैं डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो सारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने को कहाँ से मिली होती हैं, नेचर से ही मिली होती हैं। तो जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो चाहे वो नेचुरल है चाहे मैन मेड है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने को मिली कहाँ से है, वो नेचर से ही मिली है। तो ऐसा कोई भी रिसोर्सेज नेचुरल कह सकते हैं हमारे पास एसेट्स जो अपने को मिले नेचर से, जिनको ह्यूमंस अपने लिए यूज करते हैं, चाहे डायरेक्ट यूज करो चाहे उसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी लगा के आप उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करो, इन सभी चीजों को जो नेचर के अंदर अवेलेबल है ह्यूमंस के लिए, इनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखते हैं क्या है नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन। अगर हम बात करें नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स दैट आर यूजफुल टू मैन, मतलब नेचुरली ऑकरिंग है, नेचर के अंदर पहले से एग्जिस्ट है, आपने नहीं बनाए हैं, नेचर की है ना। तो नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स दैट आर यूजफुल टू मैन, जिनको मैन या ह्यूमन बींग्स यूज कर सकते हैं, उनको आप कह दोगे नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ कॉमन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कॉमन एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड एयर, नेचर के अंदर है, आपने नहीं बनाई है, हाँ, तो एयर को हम यूज करते हैं, ये भी हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा अगर बात करें सनलाइट, वाटर, सॉयल, स्टोन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉसल फ्यूल्स, ये सभी चीजें जो नेचर के अंदर अवेलेबल है और जिनको आप यूज कर रहे हो, ये सभी हम कह सकते हैं हमारे लिए हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, अब बेटा बात आती है जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इनको हम इनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस के ऊपर दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो ब्रॉडली हमारे पास दो तरीके की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी, कि वो नेचर के अंदर कितनी अमाउंट के अंदर अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमने इनको दो ब्रॉडली कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है, दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर। तो कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, दो तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द अवेलेबिलिटी, कितनी अमाउंट में अवेलेबल है नेचर के अंदर। तो जो दो टाइप्स अपने पास हैं, फर्स्ट टाइप है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बेटा खत्म होना, इनएग्जॉस्टेबल अपन कह सकते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होते हैं, तो वो अपने पास आ जाएंगे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, नेचर के अंदर ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब आप उसको कितना ही यूज कर लो वो खत्म ना हो, तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम कह देंगे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। So these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्ट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, नेचर के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें, सनलाइट, आप बेटा कितनी भी सनलाइट यूज करते रहो कभी खत्म नहीं होती है, ये अपन कह सकते हैं इनएग्जॉस्टेबल है। एयर जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर आप कितनी भी यूज करो बेटा अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, वो खत्म नहीं होगी। तो ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है नेचर के अंदर और ह्यूमन एक्टिविटीज से खत्म नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड टाइप जिसमें अपने पास आता है बेटा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल है मतलब ये खत्म हो सकते हैं, और खत्म हो सकते हैं तो मतलब ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास नहीं है, इनकी अमाउंट नेचर के अंदर फिक्स है, तो इनको अगर आप यूज करते हो तो धीरे 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 ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को
हम कहेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। तो इनकी जो अमाउंट है इन रिसोर्सेज की वो नेचर के अंदर लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, कुछ फिक्स अमाउंट में अपने पास अवेलेबल है। एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज से खत्म हो सकते हैं। जितना आप इनको ज्यादा यूज करोगे उतनी जल्दी ये खत्म हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स की बात करें, फॉरेस्ट, जंगल जो बेटा अपने पास है, जंगल एक नेचुरल रिसोर्स है। आप जितना ज्यादा फॉरेस्ट को यूज करोगे, जितना ज्यादा पेड़ों को काटोगे वो उतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ, बात करें मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये बेटा कुछ एग्जांपल है हमारे पास एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज के, जो नेचर के अंदर कह सकते हैं फिक्स अमाउंट में है, और इनको अगर आप यूज करते हो तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना, ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा इस चैप्टर के अंदर मेनली आपको इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। हम देखेंगे कि कौन कौन से अपने पास जो है नेचुरली एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे कि अपने पास चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, और अपन ने देखा कोल और पेट्रोलियम दोनों ही अपने पास एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे अगर अपन इनको ज्यादा यूज करेंगे। तो बेटा एक फॉर एग्जांपल अगर आपको समझाने की कोशिश करूं मैं कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज खत्म कैसे होंगे। आप बेटा एक एक्टिविटी भी आप कह सकते हो इसको, एक बाउल लो, है ना, और उस बाउल के अंदर अलग अलग खाने के आइटम डाल दो, है ना, बिस्किट्स डाल दो, चॉकलेट्स डाल दो, है ना, तो मतलब कुछ भी खाने पीने के 5-10 आइटम आप उसके अंदर रख दो। और उसके बाद हम क्या करें, कुछ ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर दें। पहले ग्रुप के अंदर वैसे मान लो 2 स्टूडेंट्स रख दिए, ग्रुप ए हो गया। ग्रुप बी के अंदर हम 2 से ज्यादा 4 या 5 स्टूडेंट्स को रखेंगे। फिर ग्रुप सी जो है उसके अंदर 8, 9, 10 स्टूडेंट्स रखेंगे। ठीक है, अब करना क्या बेटा, जो आपने वो बास्केट ली है जिसके अंदर वो खाने पीने के सामान, पहले आप ग्रुप 1 को दो जिसके अंदर सिर्फ 2 मेंबर है। अब बेटा वो क्या करेंगे, वो उसमें से जो चीजें उनको पसंद आएंगी वो खा लेंगे। उसके बाद उसी बास्केट को आप सेकंड ग्रुप को ट्रांसफर करो जिसके अंदर कह सकते हैं 4-5 लोग हैं। उनको बेटा जब आप वो बास्केट दोगे तो वो क्या करेंगे, जो उनमें से बची हुई चीजें वो उनको उनमें से जो पसंद आएगा वो खा लेंगे। उसके बाद उस बास्केट को आप नेक्स्ट ग्रुप को दो जिसमें उससे भी ज्यादा लोग हैं। बेटा उनके पास जो बास्केट पहुंचेगी तो चीजें बहुत कम होंगी, तो उनमें से भी कुछ छाट के खा लेंगे। तो अपन कह देंगे इस तरीके से उस बास्केट को आप आगे आगे पास करते जाओगे तो उसके अंदर से चीजें खत्म होती जाएंगी। तो ये बेटा अपन कह सकते हैं हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो शुरू में लोग थे कम थे, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा थे। ठीक है, उन्होंने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर लिए, अब जो बच गए नेचुरल रिसोर्सेज वो नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा लोग होंगे, वो ज्यादा उन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजम्पशन करेंगे उनकी। उसके बाद वो जो उससे नेक्स्ट जनरेशन में उसको पास करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज और कम हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं इस तरीके से आप जितना ज्यादा इन रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हो, जैसे हमारे पास बास्केट के अंदर खाने की चीजें खत्म होती जा रही हैं, जैसे जैसे आगे पास करते हो वैसे अपने पास ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज इनको आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी जल्दी खत्म होगा, और जो आपसे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, उसमें भी हम कोल और पेट्रोलियम की बात करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हो रहा है। तो जैसा कि बेटा हमने बात की, इस चैप्टर के अंदर अपने को मेनली पढ़ना है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और उसमें भी जो मेन आपको पढ़ने हैं इसमें कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बेटा ये जो तीनों ही चीजें हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स इनको क्यों कहा जाता है बेटा, हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये अपने पास बनती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, उनके डेड रिमेन्स से, जब वो मर गए, है ना, तो उनकी जो बॉडी थी उससे हमारे पास ये चीजें बनती। इसी वजह से हम इनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स। ये किससे बनते हैं, डेड रिमेन्स, मरने के बाद जो चीजें बच जाती हैं बॉडी के अंदर, कह सकते हैं
तो हमारे पास दीज आर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स ना, इनके डेड बॉडीज से अपने पास ये बना है। और जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इनको हम कहते हैं फॉसिल्स। और ये फॉसिल से ही बने होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इस वजह से हम इनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। याद रखेंगे इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फॉसिल से बने हुए हैं। और फॉसिल क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो these were formed from the dead remains of living organisms, जिनको हम fossils कहते हैं। So these are all known as fossil fuels। इसीलिए हम इन सभी को क्या कहते हैं, fossil fuels कहते हैं। चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, तीनों ही fossil fuel हैं, क्योंकि ये dead remains of living organisms से बने हैं, जिनको हम कहते हैं fossils। अब बेटा अपने को इन तीनों के बारे में पढ़ना है, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कोल की। कोल आप सभी ने बेटा देखा होगा, ये अपने पास एक स्टोन के तरीके का हार्ड पीस होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। और अगर मेनली मैं बताऊँ, आपने इसको कभी आप तो किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाते हो तो वहाँ पे कोल को बर्निंग करके अपन कहते हैं रोटियां सेकी जाती हैं। अगर आपने देखा हो तो कोल जलाया होता है, कोल एकदम रेड हो जाता है। जैसे आप इसको बर्न करते हो एकदम रेड हो गई है, ग्लो करने शुरू कर देता है, उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को आप यूज कर सकते हो कुकिंग के लिए, ठीक है। आप सभी फैमिलियर होंगे, कोल सभी ने देखा होगा, कोयला जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो कोल, सबसे पहले बात करें कोल है क्या, और कैसे ये बनता है, और उसके बाद में इसके डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कोल। तो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज फॉर कुकिंग फूड, है ना। अब इसके यूज कहाँ है बेटा, एक तो हम फूड कुक करने में कोल को यूज करते हैं, क्योंकि कोल को बर्न करेंगे, हीट मिलेगी और हीट से आप जो खाना है उसको पका सकते हैं। तो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल, एज अ फ्यूल इसको हम यूज करते हैं टू कुकिंग फूड। इसके अलावा अगर बात करें, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स। पहले बेटा कोल को रेलवे इंजन्स के अंदर भी यूज किया जाता था। अगर आपने शोले मूवी देखी हो, उसके अंदर बेटा जो इंजन होता है स्टीम इंजन, उसको चलाने के लिए क्या करते हैं, वो कोयला उसके अंदर डालते हैं इंजन के अंदर। अब बेटा कोल डालने से होता क्या है, कोल जैसे बर्न करेगा उससे हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट को यूज करते हैं वाटर को बॉयल करने के लिए। वाटर बॉयल होगा, उससे स्टीम प्रोड्यूस होगी और स्टीम से हम चलाते हैं इंजन। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पहले स्टीम इंजन थे उनके अंदर हम कोल को यूज करते थे। तो अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम। स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज करते थे। कोल को बर्न करेंगे, हीट मिलेगी, हीट से वाटर बॉयल करो, वाटर को बॉयल होगा तो उससे स्टीम बनेगी। तो इट वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इंजन रन करने के लिए इसको हम पहले यूज करते थे। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। कोल को बेटा थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर भी यूज किया था। थर्मल पावर प्लांट क्या है, पावर प्लांट का मतलब बेटा यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो होती है हीट से। थर्मल वर्ड प्रोड्यूस करते हैं हीट के लिए, और थर्मल पावर प्लांट्स में हीट आती कहाँ से, कोल को बर्न करके। तो अपन कहते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में हम कोल को बर्न करते हैं, तो कोल को बर्न करके उससे जो हीट मिलती है उस हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज होता है। इसके अलावा कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर कोल को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो ये तो हमारे पास कोल के यूज हो गए, है ना। फूड को कुक करने में यूज होता है, रेलवे इंजन में यूज होता है, इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और फ्यूल की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं इन वेरियस इंडस्ट्रीज। फिर बेटा कोल बनता कैसे ना, इसकी एक स्टोरी ऑफ कोल की अगर हम बात करें तो बेटा अराउंड 300 मिलियन ईयर्स बिफोर, तो हम कह सकते हैं 300 मिलियन ईयर्स पहले हमारी जो अर्थ है इस पे एक डेंस जंगल था, घना जंगल था। अब बेटा कुछ नेचुरल फिनोमिना की वजह से जैसे बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, तो ये जो हमारे पास जितना भी डेंस जंगल था ये सारा नीचे दब गया। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास कोई जो लो लाइंग एरिया है, कोई नीचे की जगह होगी, अर्थ सारी फ्लैट तो है नहीं, कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है। तो बेटा जो लो लाइंग एरिया के अंदर जो फॉरेस्ट है, बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे कह सकते हैं डेंस जंगल था।
अब टाइम के साथ क्या कुछ नेचुरल फिनोमिना, फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड होगी, इनकी वजह से क्या हो गया, ये दब गए है ना, मिट्टी के लेयर के नीचे दब गए ये सारे। अब टाइम टू टाइम जैसे टाइम बीतता गया, इसके ऊपर जो लेयर है मिट्टी की और लेयर डिपॉजिट होती गई और लेयर डिपॉजिट होती गई, और ये जो घना जंगल था ये नीचे कंप्रेस होता गया, दबता गया। जैसे जैसे ऊपर लेयर चढ़ती गई, इसके ऊपर और वजन पड़ा मिट्टी का, ये और कंप्रेस हो गया और धीरे धीरे कंप्रेस होता गया। और कंप्रेस होने की वजह से जैसे जैसे नीचे दबता गया, अपने पास बेटा कहते हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे बेटा ये नीचे दबता गया, नीचे प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, और इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हमारे पास जो ये जंगल था, फॉरेस्ट था, इसके अंदर जो जितने भी प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, है ना, वो मर गए। और मरने के बाद धीरे धीरे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर, है ना, जिसको हम कहते हैं कोयला। तो आप कह सकते हो स्टोरी कोल की क्या है। हाँ, हमारे पास नियर अबाउट 300 मिलियन ईयर पहले घना जंगल था। टाइम के साथ में वो जंगल दबता गया, उसके ऊपर लेयर जो है सॉइल की डिपोजिट होती गई, और जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, हमारे पास अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे वो कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर। ठीक, इसमें बेटा अगर अपन बात करें, जो कोल है मेनली इसके अंदर अपने पास कार्बन होता है। जब भी आप कोयले को बर्न करते हो, कोल को बर्न करते हो, तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो मतलब कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो कोल के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन होगा, तभी अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। तो बेटा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं कोल के अंदर, और कोल के अंदर क्या है, कार्बन। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डेड एनिमल्स और प्लांट्स कोल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं कार्बनाइजेशन। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोल के अंदर मेनली कार्बन होता है, तो जो स्लो प्रोसेस है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। तो जो डेड वेजिटेशन को स्लोली हम कोल में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वो कोल बनेगा तो उसके अंदर मेनली क्या होगा, कार्बन होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास स्लो प्रोसेस है किसका, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। डेड वेजिटेशन को जब आप कोल में कन्वर्ट करते हो धीरे धीरे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। याद रखेंगे, पूछ लेते हैं कई बार व्हाट इज कार्बनाइजेशन, तो आप कह सकते हो कि स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। ये हुआ कार्बनाइजेशन। इसके अलावा जैसा कि बेटा अपन ने बात की, जब भी आप कोल को बर्न करोगे तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो व्हेन हीटेड इन एयर, जब भी कोल को आप एयर के अंदर हीट करोगे, कोल बर्न होगा एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस प्रोसेस के अंदर मेनली जो अपने पास गैस प्रोड्यूस होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका बेटा आप छोटा सा रिएक्शन भी लिख सकते हो कि अगर मैं बात करूं कोल के अंदर मेरे पास है कार्बन, और जब उसको हम हीट कर रहे हैं एयर के अंदर क्या बेटा ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और अपने पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर सिंबल्स की फॉर्म में लिखें, कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2, अपने पास बनता है CO2, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको कोल के बारे में जो चीजें याद रखनी, एक तो उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास डेड रिमेन से बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा, इसके यूजेस याद रखने, फूड को कुक करने में यूज करते हैं, रेलवे इंजन में यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है, और एज अ फ्यूल इसको हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है प्रोसेस का नाम कार्बनाइजेशन। ये जो हमारे पास स्लो प्रोसेस है डेड वेजिटेशन को कोल में कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। और याद रखेंगे जब भी कोल को आप बर्न करोगे तो इससे जो गैस प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो वो कोल। अब बेटा हम कोल के ऊपर कुछ प्रोसेस लगा के, कुछ हम प्रोसेसिंग करके इंडस्ट्री के अंदर इस कोल को डिफरेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जैसे कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गया, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास और चीजें कोल से बन सकती है।
तो बेटा जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास जो कोल है वो कैसे बनता है कि बहुत पुराने टाइम में हमारे पास जो प्लांट्स एनिमल्स हैं धरती के नीचे दब गए थे और धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ती रही और अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर वो हमारे पास कोल में कन्वर्ट हो गए। तो बेटा उस कोल को जब हम निकालते हैं तो उसके लिए अपने को माइनिंग करनी पड़ती है ना। तो आप ज़्यादा सुना होगा कोल माइंस। तो कोल माइंस के अंदर क्या होता है, धरती को खोद के नीचे से उस कोल को निकाला जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो कोल है इसके ऊपर हम कुछ प्रोसेसिंग करके इस कोल को डिफरेंट अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही कुछ चीज़ें हमको डिस्कस करनी है जिसमें हम बात करें कि कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज। तो कोल के ऊपर आप कुछ प्रोसेस लगा सकते हो इंडस्ट्री के अंदर और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अपने पास है कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ये क्या है, एक एक करके इनके बारे में बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोक की, कोक इज अ टफ हार्ड है ना, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये तो इसकी अपीयरेंस होगी, टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। और अगर इसके बारे में बात करें, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन की जो प्योर फॉर्म है वो हम कह सकते हैं अपने पास है कोक। ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन अपने पास है कोक, ये याद रखेंगे। इसके अलावा कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इस कोक को हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंड इन द एक्सक्रेशन ऑफ मैनी मेटल्स। तो कोक बना किससे, कोल से बना, ठीक है। और अपन कह सकते हैं इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और कोक को आप कहाँ यूज करते हो, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को जब बेटा आप एक्सट्रैक्ट करते हो, जमीन के नीचे से जब मेटल निकालते हो तो उनको प्योर करने के लिए भी आप कोक को यूज करते हो। इसके अलावा जो सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास कोल से बनता है वो है कोल तार। बहुत सारे इसके यूज हैं, तो देखते हैं क्या है। ये इसके अपीयरेंस की बात करें तो इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड। ब्लैक कलर का होता है थिक लिक्विड। जैसे आपने काफी टाइम पहले जो हम रोड डालते थे, रोड को बनाने के लिए भी कोल तार का डामर जिसको आप कहते हैं उसका यूज करते थे, लेकिन आजकल वो यूज बंद हो गए। तो हमारे पास थिक ब्लैक कलर का लिक्विड आता है, बहुत गाढ़ा सा लिक्विड, जिसको हम कहते हैं कोल तार विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। और इसके अंदर स्मेल भी अनप्लीजेंट आती है, जो आपको स्मेल करने में अच्छी नहीं लगती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो कोल तार के अंदर अपन कहते हैं अबाउट 200 सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं, जिससे अपने पास बनता है कोल तार। एंड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और जो बेटा कोल तार से अपने पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको आप बहुत सारे चीजों के लिए एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर सकते हो, जिसमें अपन बात करें लाइक सिंथेटिक डाइज, डाइज बनाने के अंदर, ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ बनाने के अंदर, एक्सप्लोजिव हो गए, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। तो मतलब बहुत सारी जगह हम इस कोल तार के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें नेफ्थलीन बॉल्स, सभी ने सुना होगा कपूर की गोलियां जो आप रखते हो कपड़ों के अंदर, है ना, इंसेक्ट्स को दूर भगाने के लिए, या फिर आप ग्रेन्स के अंदर भी कई बार इनको डाल देते हो। जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। ये भी अपने पास कोल तार से ही बनती है। इसके अलावा एक पॉइंट अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज डेज बिटुमिन। आजकल बेटा अपन बिटुमिन का यूज करते हैं रोड को बनाने में, ना, रोड को मेटल रोड जो अपन बनाते हैं उसके अंदर आजकल बिटुमिन का जो है यूज होता है। पहले हमारे पास कोल तार का यूज होता है। तो दीज डेज बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और बिटुमिन क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोल का प्रोडक्ट नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड। तो रोड्स को बिछाने के अंदर पहले कोल तार का यूज होता था, लेकिन आजकल हम बिटुमिन का यूज करते हैं, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर थर्ड प्रोडक्ट की अपन बात करते हैं कोल गैस। हाँ, तो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। तो बेटा जब आप कोल से कोक बनाते हो, हमने कहा प्रोसेसिंग करके कोल से अपने तीनों चीजें बनाते हैं। तो जब आप बेटा कोल से कोक बनाते हो तो इस प्रोसेसिंग के टाइम पे गैस प्रोड्यूस होती है, उस गैस को हम कहते हैं कोल गैस, है ना। एंड इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। और इसको आप एज अ फ्यूल बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर सकते हो। और वो इंडस्ट्रीज भी अपन कह सकते हैं सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जहाँ पे कोल की प्रोसेसिंग होती है।
उस प्लांट के आसपास जो इंडस्ट्रीज है वहां पे जो कोल गैस प्रोड्यूस हुई उसको सप्लाई कर दिया जाता है, वो एज अ फ्यूल इस गैस को यूज कर सकते हैं। पहले बेटा कोल गैस का यूज कह सकते हैं 1810 में लंदन के अंदर हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स जलाने के लिए यूज हुआ। उसके बाद 1820 में न्यूयॉर्क के अंदर इसको स्ट्रीट लाइट्स जलाने के लिए यूज करते थे पहले कोल गैस को। फिर धीरे धीरे इसको हमने एज अ फ्यूल, है ना, हीट का सोर्स के तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। तो बेटा ये अपने पास सारा हुआ कोल के बारे में, कोल कैसे बनता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसकी एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं अपन, हाँ, इसके अलावा कोल से बने हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स और इनके यूजेस। तो आज की वीडियो में हम कोल तक ही पढ़ेंगे। इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वो हम करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो बेटा लाइक करना ना भूलें, लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें वीडियो के लास्ट में। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।